नमस्कार। अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं? तो चलिए आज के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करते हैं और हर सवाल की तह तक जाते हैं। आज हम करंट अफेयर्स को इन 5 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। इससे हर टॉपिक को समझना और याद रखना आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, यानी राष्ट्रीय पहलों से। तो हमारा पहला सवाल शिक्षा और पर्यावरण के एक बहुत ही दिलचस्प मेल से जुड़ा है। सवाल है, भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यानी वानिकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित की जाएगी? और इसका सही जवाब है गोरखपुर। अब देखिए, ये सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कदम है हमारे वन संसाधनों, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च को एक नई दिशा देने के लिए। अगला सवाल खेती की एक बहुत ही पॉपुलर टेक्निक से जुड़ा है। कौन सा राज्य है जिसने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है? हाँ, तो सही जवाब है ओडिशा। ZBNF मतलब एक ऐसा तरीका जहां बिना किसी केमिकल खाद या पेस्टिसाइड के खेती होती है। ये किसानों की लागत कम करके उनकी आमदनी बढ़ाने और जमीन की सेहत सुधारने का एक शानदार तरीका है। नदियों को बचाना एक नेशनल प्रायोरिटी है ना? तो बताइए, हाल ही में किस नदी के लिए एक बड़ा संरक्षण अभियान शुरू हुआ है? ये अभियान यमुना नदी के लिए शुरू किया गया है। दिल्ली और आसपास के शहरों में बढ़ते पोल्यूशन से जूझ रही यमुना को फिर से जिंदा करना इस मिशन का मेन टारगेट है, जो हमारे शहरी इकोसिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी है। और इस सेक्शन का आखिरी सवाल जुड़ा है रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से। हाल ही में किस ट्रेन में बायो टॉयलेट की सुविधा शुरू की गई है? सही जवाब है शताब्दी एक्सप्रेस। ये सिर्फ एक फैसिलिटी नहीं है, बल्कि रेलवे ट्रैक्स को साफ रखने और स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी स्तर पर कामयाब बनाने की तरफ एक बहुत जरूरी कदम है। तो ये तो थी देश की पहले। चलिए अब अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उस पर एक नजर डालते हैं। दुनिया की जानी मानी फाइनेंशियल कंपनी JP मॉर्गन अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां खोलने जा रही है? सही जवाब है मुंबई। ये इन्वेस्टमेंट मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पर और मजबूत करता है और ये भी दिखाता है कि ग्लोबल कंपनियां भारत के टैलेंट पर कितना ज्यादा भरोसा कर रही हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन है असली बादशाह? हुरुन ग्लोबल 1000 रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन है? और यहां एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। सही जवाब है एनवीडिया। जी हां, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो क्रांति हम देख रहे हैं ना, उसके पीछे एनवीडिया की चिप्स का ही तो कमाल है। और इसी वजह से इसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं भविष्य के ट्रांसपोर्टेशन की। किस राज्य ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025 की घोषणा की है? सही जवाब है गुजरात। इस पॉलिसी का मकसद सिर्फ गाड़ियां बदलना नहीं है, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और क्लीन एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम उठाना है। पैसों का भविष्य कैसा होगा? भारत में डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? ये पहल की है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने। ध्यान रहे, ये कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि RBI की अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी है। इसका मकसद कैश पर हमारी निर्भरता कम करना और पेमेंट्स को और भी ज्यादा सेफ और फास्ट बनाना है। क्या पोस्ट ऑफिस स्कूल हो सकते हैं? इंडिया पोस्ट ने पहला जेन जी थीम वाला पोस्ट ऑफिस कहां लॉन्च किया है? सही जवाब है कर्नाटक। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, जहां एक पारंपरिक डाकघर को मॉडर्न लुक दिया गया है, ताकि आज की यंग जनरेशन को भी पोस्टल सर्विसेज से जोड़ा जा सके। स्क्रीन पर जो ये शानदार प्रतिमा दिख रही है, वो भारत की एकता की मिसाल है। लेकिन क्या हम उस महान कलाकार को जानते हैं जिसने इसे बनाया? चलिए अगले सवाल में उन्हीं की बात करते हैं। सवाल है, राम सूतर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वे एक महान भारतीय मूर्तिकार थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा भी देश भर में महात्मा गांधी और दूसरे महापुरुषों की अनगिनत मूर्तियां उन्हीं की कला का सबूत हैं। उनका जाना कला की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। आसमान में कौन है बेस्ट? 2025 के लिए भारत की बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? ये अवार्ड जीता है एयर इंडिया ने। टाटा ग्रुप के हाथों में आने के बाद से एयर इंडिया अपनी सर्विसेज को लगातार बेहतर बना रहा है और ये अवार्ड उसी बदलाव का एक नतीजा है। चलिए अब क्रिकेट के मैदान से एक सवाल लेते हैं। ICC ने दिसंबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? ये सम्मान मिला है शुभमन गिल को। उनकी लगातार जबरदस्त परफॉर्मेंस ने उन्हें ये खिताब दिलाया है, जो इंडियन क्रिकेट के ब्राइट फ्यूचर को दिखाता है। अब रुक करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का। 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ये जिम्मेदारी भारत को मिली है।
ब्रिक्स, जो कि दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक पावरफुल ग्रुप है, उसकी अध्यक्षता भारत को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को और मजबूती से उठाने का एक बड़ा मौका देगी। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO का पहला ग्लोबल समिट कहाँ हुआ? ये ऐतिहासिक सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये आयुर्वेद और योग जैसी हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को ग्लोबल पहचान दिलाने और मॉडर्न मेडिसिन के साथ उनके तालमेल पर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष में भारत के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्पेस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है? सही जवाब है जापान। ISRO और JXA यानी जापान की स्पेस एजेंसी मिलकर भविष्य के मून मिशंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम करेंगी। ये दिखाता है कि स्पेस की दौड़ में भारत एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। व्यापार और कूटनीति की बात करें तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को और मजबूत किया है? इसका सही जवाब है UAE। भारत और UAE के बीच जो CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था, उसने दोनों देशों के ट्रेड को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और ये नया कदम उसी रिश्ते को और गहरा करेगा। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, और खेल जगत से एक थोड़ी चिंताजनक खबर है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग उल्लंघन के मामलों में भारत दुनिया में किस रैंक पर है? चौंकाने वाली बात यह है कि भारत पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट इंडियन स्पोर्ट्स के लिए एक वेकअप कॉल है कि फेयर प्ले को पक्का करने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट डे पर सवाल, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? यह हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद भाषाई, जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज में बराबरी और भाईचारे को बढ़ावा देना है, जो किसी भी डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। बच्चों के भविष्य से जुड़ा एक अहम सवाल, यूनिसेफ ने हाल ही में भारत के किस सेक्टर में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है? ये इन्वेस्टमेंट किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर पर डिजिटल एजुकेशन, और उन बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा जो अब तक इससे दूर रहे हैं। और आज का आखिरी सवाल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारी जनविरोध के बाद इस्तीफा देना पड़ा? इसका जवाब है बुल्गारिया। वहां करप्शन के खिलाफ हुए एक बहुत बड़े आंदोलन ने सरकार को हिला दिया, जिसके बाद ये पॉलिटिकल बदलाव हुआ। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज कितनी ताकतवर होती है। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद जरा सोचिए, आज के टॉपिक्स में से कौन सा एरिया ऐसा है जिस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानिए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और बस तैयारी में जुटे रहिए। अगली बार तक के लिए शुभकामनाएं।